Namaste and welcome back dear students to the next lecture on mutual funds. पिछले लेक्चर्स में बच्चों हमने म्यूचुअल फंड से संबंधित बेसिक्स काफी सारे पढ़ लिए, जहां म्यूचुअल फंड का मीनिंग हमने डिस्कस कर लिया और फिर उसके बाद इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हमने पढ़ लिए। कितने अलग अलग तरह के रिस्क्स इससे जुड़े हुए हैं, वेदर इन टर्म्स ऑफ द वोलेटिलिटी ऑफ द मार्केट रिस्क और अबाउट द क्रेडिट रिस्क, द लिक्विडिटी रिस्क, इन्फ्लेशन से रिलेटेड रिस्क हो या कॉन्सेंट्रेशन का रिस्क हो, दैट इज आप सारा का सारा पैसा यदि एक जगह लगा दोगे तो उसके डूबने के चांस बढ़ जाएंगे। ऐसी सारी चीजें थी जो कि हमने हमारे अभी तक के सेशन में कंप्लीट कर ली। अब आज जो हमें पढ़ना है वो आपके सामने स्क्रीन पर है और आज जिस चीज पर हम डिस्कशन करने वाले हैं बच्चों, दैट इज रिलेटेड टू द पार्टीज दैट आर इन्वॉल्व्ड इन अ म्यूचुअल फंड स्कीम। यस बच्चों, आज अपन ये डिस्कस करने वाले हैं कि एक म्यूचुअल फंड स्कीम किस तरह से बनाई जाती है, किस तरह से उसका स्ट्रक्चर तैयार होता है, यानी वो कौन कौन सी पार्टीज होती हैं जो मिल करके म्यूचुअल फंड स्कीम को आपके सामने रखते हैं। हम ये तो पढ़ लिए कि भाई स्मॉल अमाउंट की सेविंग्स इन्वेस्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं और इन स्मॉल अमाउंट ऑफ सेविंग्स को इकट्ठा करके एक बड़ा पूल बनाता है और उसका इन्वेस्टमेंट करा जाता है। बट ये सब इतना आसान थोड़ी है जितना हम इसे बोलने में समझ लेते हैं। There is a whole group of 5 people as you can see on the screen जो कि आपकी इस म्यूचुअल फंड स्कीम को पूरा तैयार करते हैं। There's a group of 5 people जो मिलकर आपकी म्यूचुअल फंड की स्कीम बनाते हैं और इन 5 में बच्चों जो सबसे पहले या सबसे ऊपर होते हैं ना, ये ऊपर जो आप देख रहे हैं ये होते हैं और this person is what is called as a sponsor। स्पॉन्सर वो होता है बच्चों जो कि आपकी स्कीम को मार्केट में लॉन्च करने के लिए जितना इनिशियल खर्चा आना है वो सारा का सारा खर्चा उठाता है। दैट्स व्हाट वी कॉल अ स्पॉन्सर एज स्पॉन्सर्स। आप सुनते हो ना जब आप क्रिकेट मैचेस के बारे में या कोई रियलिटी टीवी शोज या अवार्ड्स के बारे में सुनते हो कि भाई जैसे मानिए जी सैनी अवार्ड्स ब्रॉट टू यू बाय कमला पसंद और द स्टार फैमिली अवार्ड्स, वो स्टार प्लस के कुछ चलते हैं ना, कौन सा फैमिली अवार्ड्स कुछ चलता है तो ब्रॉट टू यू बाय फेयर एंड लवली, डाबर आंवला, निहार आंवला और पता नहीं क्या 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 क्या, राइट? वो सब जो वहां पर होते हैं ना बच्चों, वो सब स्पॉन्सर्स होते हैं। Those who are there to invest all the initial money that is needed to make sure कि आपका वो प्रोजेक्ट फ्लोर पर आ जाए। भाई अवार्ड फंक्शन होगा तो उसके लिए पूरा एक हमें प्रेमाइसेस लगेगा ना, एक जगह लगेगी ना, और उस जगह की व्यवस्था करना है या फिर वहां पर जो भी आकर के पार्टिसिपेंट्स परफॉर्म करेंगे उनकी रिहर्सल्स करवाना है, फिर उसके बाद उनके पेमेंट्स है, बैठने की जगह, टिकट वितरण, टिकट कैसे बेचे जाएंगे, बहुत सारी चीजें होती है उस प्रोग्राम को आपके सामने रखने के पहले। लाइटिंग्स हैं और बहुत सारी चीजों का अरेंजमेंट है, ये सब खर्चा स्पॉन्सर करता है। और जब म्यूचुअल फंड स्कीम की बात आती है तो वहां पर भी स्पॉन्सर वो पर्सन होता है जो कि ये सारा का सारा खर्चा करता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड स्कीम। आई हैव वन मोर वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल टू हेल्प यू अंडरस्टैंड, बट एक एक करके पहले इन दोनों तीनों चारों पार्टीज को अपन समझ लेते हैं, उसके बाद अपन इसके मीनिंग पर जाएंगे, उस एग्जाम्पल पर जाएंगे। अब एक तो हो गया स्पॉन्सर। दूसरी पार्टी, दूसरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्टी बच्चों जो स्पॉन्सर के ठीक नीचे आती है और जिसका अपॉइंटमेंट खुद स्पॉन्सर ही करता है, वो होती है आपकी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जिसको अपन शॉर्ट में एएमसी कहते हैं, द सेकेंड पर्सन। ठीक है, इसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट पर्सन जो होता है या पार्टी जो होती है, इसको ट्रस्टी कहा जाता है। अगेन ये भी स्पॉन्सर से डायरेक्टली जुड़ा हुआ होता है। और फिर इसके बाद नीचे चौथे और 5वें नंबर पर 2 और पार्टीज आती हैं जिसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंटरमीडियरी, जिसे कस्टोडियन कहते हैं, और उसके अलावा एक रजिस्ट्रार। तो भैया ये 5 पार्टीज मिल करके आपकी पूरी की पूरी जो म्यूचुअल फंड स्कीम है इसको सामने रखते हैं।
5 parties. Sponsor at the top, then you have the AMC and you have the trustee and then you have the custodian and you have the registrar. ये 5 parties है, ठीक है। अब इन 5 parties को एक बहुत सिंपल और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल से अपन समझ लेते हैं ताकि 5 की भूमिका या रोल क्लियर हो जाए। अभी तो आपने सिर्फ स्पॉन्सर को समझा है कि स्पॉन्सर यानी वो होगा जो इनिशियल खर्चा उठाएगा। एएमसी कौन है या क्या करती है, ट्रस्टी कौन है और क्या करता है, कस्टोडियन कौन है क्या करता है और रजिस्ट्रार कौन है क्या करता है, इसे समझने के लिए चलो अब एक एग्जाम्पल उठाते हैं। मानिए आपके घर में एक ब्याह होना है, देयर इज अ वेडिंग फंक्शन दैट इज टू टेक प्लेस। किसी का भी आपके घर में, भैया का, दीदी का या किसी का भी, देयर इज अ वेडिंग फंक्शन टू टेक प्लेस इन योर फैमिली। और अब जाहिर सी बात है, शादी की बात है तो सभी लोगों के बीच में काम बढ़ जाता है क्योंकि सभी लोगों को मिलकर के काम करना है और उस इवेंट को, उस फंक्शन को टाइमली प्रॉपर्ली कंप्लीट करना है ना। तो होता यह है कि सबके बीच में काम बढ़ जाता है, एक एक करके सबको अपना अपना काम दिया जाता है ताकि उस फंक्शन को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करा जाए। अब सबसे पहला और महत्वपूर्ण भूमिका इस पूरे के पूरे कार्यक्रम में निभाते हैं आपके पिताजी या उनके पिताजी यानी कि दादाजी, वो जो कि आपकी इस पूरी की पूरी शादी के फंक्शन में पैसा लगाने वाले। भाई पैसा तो चाहिए ही ना, इतने सारे अरेंजमेंट्स करने होंगे आपको, होटल का अरेंजमेंट करना है, अकोमोडेशन जिसे अपन कहते हैं, केटरिंग का अरेंजमेंट होगा, फ्लावर्स, डेकोरेशंस एंड हेल लॉट ऑफ थिंग्स, लेने देने का काम और पता नहीं क्या क्या यार, ऑल ऑफ अस नो दैट। और इन सब में हमें चाहिए होता है एक ऐसा पर्सन जो कि इन्वेस्टमेंट कर सके, यानी ये सारे खर्चों के लिए पैसा लगा सके। तो वो कौन हो गया भैया आपके इस एग्जाम्पल में? स्पॉन्सर। अब मान लीजिए पिताजी हैं, पिताजी वो स्पॉन्सर है जो कि सारा खर्चा, बस बिल्कुल यही जो सबसे पहला वाला कार्टून आपको नजर आ रहा है, ये हो गया आपके स्पॉन्सर। अब पैसा लगाने की जिम्मेदारी पापा की है। अब पता है पापा क्या करते हैं? अब ना पापा दोनों चाचाओं को, आपके 2 चाचा हैं इस एग्जाम्पल के हिसाब से, आपके 2 चाचा हैं, तो पापा ना दोनों चाचाओं को 2 अलग अलग काम सौंप देते हैं। पहले वो एक चाचा यानी जो आपके बड़े चाचा हैं, इन्हें काम देते हैं कि भाई इस ब्याह में, इस शादी के फंक्शन में जो भी, जितनी भी तरह की सामान खरीदना है, जो भी किराना आना है या गहने जेवर आने हैं या कपड़े लत्ते आने हैं या जो भी चीजें आनी, लेने देने का जो भी सामान आना है, वो जितनी भी चीजें आएंगी इन सब का मैनेजमेंट तुमको करना है। तुमको देखना है कि सही समय पर किराना आ जाए, तुमको देखना है सही समय पर फल सब्जी की व्यवस्था हो जाए, दूध और दूसरी चीजों की व्यवस्था हो जाए, कौन से गिफ्ट्स देने हैं, कौन से लेने के हैं, कहां से लेने के हैं, इन सारी चीजों की व्यवस्था तुम करोगे। द एंटायर मैनेजमेंट ऑफ दैट वेडिंग फंक्शन विल बी इन द हैंड्स ऑफ बड़े चाचा। ठीक है, ये बड़े चाचा, ये आपका असेट मैनेजमेंट कंपनी जो आपकी म्यूचुअल फंड स्कीम का मैनेजमेंट करती है। इन्वेस्टर से आया गया पैसा कहां इन्वेस्ट करना है, कब इन्वेस्ट करना है, ये सारी की सारी चीजों की पूरी प्लानिंग, पूरा दिमाग चलाने का काम होता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी का। और इस ब्याह में, इस उदाहरण में, इस एग्जाम्पल में ये बड़े चाचा का, जो हर एक सामान की लिस्ट तैयार करेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि सारे सामान की व्यवस्था समय समय पर होती जाए। मैनेजमेंट, दैट्स व्हाट वी से, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज मैनेजमेंट ऑफ एवरीथिंग। अब बारी दूसरे चाचा की आती है, वो छोटे चाचा। ये छोटे चाचा जो है ना, ये इस चीज का ध्यान रखेंगे कि जो भी सामान आ रहा है, जिसकी व्यवस्था या मैनेजमेंट का काम बड़े चाचा का है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी का है, ट्रस्टी यानी छोटे चाचा इस चीज का ध्यान रखेंगे कि जो भी सामान आ रहा है वो उचित ढंग से और उचित जगह पर ही उपयोग में लाया जाए। ऐसा ना हो कि जरूरत थी हमें 5 किलो घी की और मंगाया गया 10 किलो घी और 5 किलो घी बर्बाद हो गया, या अननेसेसरी किसी भी दूसरे पर्पस में उसको यूटिलाइज कर लिया जहां उसकी जरूरत ही नहीं थी। वो पूरियां जो तेल में तल के भी खाई जा सकती थी, उनको भी घी में तल दिया गया। That is wastage of money, right? There wasn't any need. आप उन्हें तेल में तल के भी खिला सकते थे, बट आपने उनको घी में तलवा दिया। अननेसेसरी 5 किलो घी का खर्चा फालतू कर दिया। ये फालतू खर्चा ना हो।
जो भी पैसा लगाया जा रहा है, जो भी सामान लाया जा रहा है, उसका उपयोग उचित तरह से हो, उचित जगह पर हो, जहां नीडेड है, रिक्वायर्ड है वही हो, और जहां जहां बोला गया है बस उतनी जगह पर हो। हर जगह बेफालतू खर्चा ना हो। म्यूचुअल फंड में एसेट मैनेजमेंट कंपनी मैनेजमेंट प्रॉपर कर रही है या नहीं, और कहीं इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट पर कोई इंपैक्ट तो नहीं आ रहा है, इस सब की सीधी सीधी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस ट्रस्टी की। समझ रहे इतना? ठीक। फिर बारी आती है दो और पार्टिसिपेंट्स की इस म्यूचुअल फंड स्कीम में, एक है कस्टोडियन और दूसरा है रजिस्ट्रार। अब कस्टोडियन के बारे में तो हमने पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ा है, और आप जानते हो कस्टोडियन कौन होता है भाई? कस्टोडियन एक तरह का केयर टेकर होता है ना? पढ़े ना अपन केयर टेकर के बारे में। तो ये केयर टेकर जो होता है बच्चों, ये क्या करता है? ये इस चीज को इंश्योर करता है कि जो भी इन्वेस्टमेंट्स करे गए हैं वो सारे के सारे इन्वेस्टमेंट्स, यानी जो भी पैसा आया है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के द्वारा, वो पैसा एएमसी ने सही जगह लगा दिया हो, और इन्वेस्टर्स के पास उसकी कंप्लीट डिटेल या रिकॉर्ड। यानी ब्याह में जो भी लिफाफे, जो भी गिफ्ट्स आए हैं, वो सारे के सारे गिफ्ट्स या वो सारे के सारे लिफाफे संभालने के लिए एक व्यक्ति को स्टेज पे बैठा दिया जाता है ना, दूल्हा दुल्हन के बगल में, भैया तुम सब संभाल लेना। कस्टोडियन वो सिर्फ संभालने का काम करना और कुछ भी नहीं करना है। दूल्हा दुल्हन के पड़ोस में बैठ करके पूरी की पूरी शादी की रील में, पिक्चर में, वीडियो में आप हर जगह चमक जाएंगे, बस इतनी सी बात है। लेकिन आप सिर्फ केयर टेकिंग करेंगे उन गिफ्ट्स की, उन एनवेलप्स की, जो कि ब्राइड और ग्रूम को वहां पर मिले हुए हैं। कस्टोडियन इज जस्ट वन सच सॉर्ट ऑफ अ केयर टेकर। और आखिरी है रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार वो जो कि किसी भी तरह की लीगल ट्रांसफर्स या ट्रांसमिशंस अगर होने हैं, जैसे इन्वेस्टर्स जो हैं वो यदि मान लीजिए अपने इन्वेस्टमेंट्स को बेच करके पैसा निकालना चाहते हैं, तो फिर वो ट्रांसफर्स जो होंगे, ये सारे के सारे काम रजिस्ट्रार हैंडल करेगा। यानी कि घर परिवार में सामान्य तौर पर मम्मी या चाची या मामी, यानी वो एक सदस्य जिन्हें ये टास्क दिया जाता है ब्याह के दौरान कि भैया जो भी विदाई दी जाने वाली है, उस विदाई में, ब्याह के बाद दी जाती है ना, तो जो भी मेहमानों को विदाई दी जाने वाली है, किसको कौन सी पकड़ानी है देख लेना, और जो यदि कोई बोले कि नहीं यार इसका कलर पसंद नहीं आ रहा या ये डिजाइन पसंद नहीं आ रही, तो इसको बदल देना। वो सारा का सारा काम मम्मी या चाची या मामी में से कोई ना कोई एक संभाल लेता है, रजिस्ट्रार संभाल लेता है। इस हिसाब से कस्टोडियन और रजिस्ट्रार का रोल जो है ना वो बहुत लिमिटेड हो जाता है। वन इज जस्ट देयर फॉर द पर्पस ऑफ केयर टेकिंग एंड द अनदर वन इज देयर जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग श्योर दैट द रिकॉर्ड इज प्रॉपर्ली मेंटेन्ड। किसको क्या क्या देना है, ऑफ कोर्स ना यार, हम कभी किसी को विदाई में 101 रुपए का लिफाफा दे देते हैं और किसी को 1001 का देते हैं, या 1001 का सामान देते हैं और किसी को 500 रुपए का सामान देते हैं, तो वो सारा रिकॉर्ड कीपिंग आपका रजिस्टर करता है। 3 सबसे ज्यादा मेन होते हैं। सबसे पहले पैसे लगाने वाला यानी आपका स्पॉन्सर, दूसरा आपकी स्कीम को पूरी तरह से मैनेज करना, हर एक प्लान पॉइंट को प्रॉपर्ली माइन्यूटली इन्वेस्टर्स को समझाना, पैसा कहां लगाया जाएगा सब बताने का काम ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी का। एंड द ट्रस्टी इज टू कीप अ चेक। छोटे चाचा ये देखते हैं कि बड़े चाचा ने सामान की जो भी व्यवस्था करी है वो सामान उसी जगह पर उपयोग में लाया जाए जिस चीज के लिए बड़े चाचा उसे लाए थे या मंगवाया गया था। अननेसेसरी सामान का वेस्टेज ना हो, यानी ट्रस्टी। आप समझ गए, पापा, चाचा, बड़े और छोटे, और ये 2 छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बालक बच्चे घर के, यानी कि रजिस्ट्रार और कस्टोडियन। These are those 5 major parties, dear students, who makes up one complete scheme of a mutual fund. एंड इसके ठीक नीचे आप ये एक और डायग्राम देख रहे हो जिसमें कैसे म्यूचुअल फंड की ही स्कीम को लॉन्च करने में ये चारों पार्टीज आ जाती है। ऑफ कोर्स ट्रस्टी जो है ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसीलिए एक और नजरिए से इन पार्टीज को अगर देखो तो मैंने यहाँ पर ट्रस्टी को सेंटर में रख दिया और सब इससे जुड़ गए, क्या तो वो खुद कस्टोडियन हो या रजिस्ट्रार हो या एएमसी हो या खुद स्पॉन्सर, सब इससे जुड़ गए। सब समझ गए अच्छे से? क्लियर हो गया क्या? दिस इज द थर्ड वे इन विच आई एम गिविंग यू दैट कंप्लीट डिटेल टू एक्सप्लेन द रूल। बट अभी तक आपने उसे एक जनरल लैंग्वेज में समझा, अब इसको थोड़ा सा स्पेसिफिक लैंग्वेज में समझ लो कि यदि इसको परीक्षा में लिखना पड़ा तो कैसे लिखोगे। तो ये देखो, सबसे पहले स्पॉन्सर वो प्रिंसिपल बॉडी होता है जो वो इनिशियल कैपिटल लेकर के आता है जिससे कि एक म्यूचुअल फंड की शुरुआत होती है। पैसा लगाता है, पापा पैसा लगाते,
शादी ब्याह की व्यवस्था करने के लिए, ठीक है। यही म्यूचुअल फंड का रजिस्ट्रेशन कराता है, जो पूरी स्कीम है उसको सेबी के पास रजिस्टर कराता है। एंड ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, एटलीस्ट 40% ऑफ द नेट वर्थ जो एएमसी की होती है वो इसका कंट्रीब्यूशन होता है। एएमसी की जो नेटवर्थ है उसमें 40% कंट्रीब्यूशन स्पॉन्सर का होता है। भाई बड़े चाचा को पूरा ऑथराइजेशन मिला और पैसे की सारी व्यवस्था करके किसने दिए? पापा ने करके दिए। बट कई जगह पर बड़े चाचा खुद भी पैसा लगा देते जहां उन्हें ठीक लगता है कि भाई ये पैसा लगा देना चाहिए, बट एटलीस्ट 40% तो उनका कंट्रीब्यूशन, उनकी कापड़े में कंट्रीब्यूशन, एएमसी की नेटवर्थ में कंट्रीब्यूशन इसका होना चाहिए, स्पॉन्सर का होना चाहिए। तो ये सबसे मेन और प्रिंसिपल बॉडी, ठीक है। फिर उसके नीचे जो अगला आता है वो एएमसी और ट्रस्टी हो जाते हैं। अब पहले एएमसी देखो फिर ट्रस्टी बताऊंगी मैं आपको, भले मैं इनको लिखी ऐसे हूं बट पहले एएमसी देखो, या चलो ट्रस्टी देख लो, ऐसा कर लो ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाए। ट्रस्ट और ट्रस्टी, ट्रस्ट क्रिएट करा जाता है, स्पॉन्सर बनाता है एक ट्रस्ट। क्यों बनाता है? यहाँ पे ट्रस्टी को अपॉइंट करा जाता है टू मैनेज द ऑपरेशंस ऑफ दैट ट्रस्ट। और वो ऑपरेशंस क्या होते हैं? ये इंश्योर करना कि भाई जिन ऑब्जेक्टिव्स के साथ म्यूचुअल फंड्स के नाम पर पैसा लिया गया है वो वहीं पर ही इन्वेस्ट करा जाए और इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट पर कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आए। ये काम होता है ट्रस्टी का, ठीक है। फिर उसके बाद किसका रोल आता है? तो भाई एसेट मैनेजमेंट कंपनी का रोल आता है। स्पॉन्सर मिल करके ट्रस्टी के साथ एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी अपॉइंट करता है। अब ये वो कंपनी है, वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपके पूरे के पूरे म्यूचुअल फंड को मैनेज करता है। इसमें एक फंड मैनेजर होता है और ये फंड मैनेजर पूरा प्लान तैयार करता है। स्कीम क्या है, इन्वेस्टर से कितना पैसा लेना है, स्कीम का पैसा कहां इन्वेस्ट करेंगे, रिडेम्पशन कब हो पाएगा, इंटरेस्ट कितना मिलेगा, एएमसी का उसमें शेयर कितना होगा, फी कितनी दी जाएगी ट्रस्टी को या रजिस्ट्रार या कस्टोडियन को, वो सारी की सारी चीजें जो है वो सब प्लान करना एएमसी का काम होता है। और हां, यदि एएमसी अपना कार्य ठीक ढंग से नहीं करती है तो फिर ऐसी स्थिति में ट्रस्टीज इसे हटा भी सकते हैं। ट्रस्टीज का जो बोर्ड होता है, यदि उसमें मेजॉरिटी ट्रस्टीज ये कहते हैं, इस चीज पे तैयार हो जाते हैं कि एएमसी अपना काम ठीक से नहीं कर रही है, तो फिर ऐसी स्थिति में हम एएमसी को हटा भी सकते हैं। या यदि मान लीजिए यूनिट होल्डर्स को लग रहा है कि एएमसी इज नॉट वर्किंग इन द फेवर ऑफ द यूनिट होल्डर्स, म्यूचुअल फंड यूनिट होल्डर्स, तो इनकी एक मीटिंग होगी और यदि 75% ऑफ द यूनिट होल्डर्स ने ये कंसेंट दे दिया कि इस एएमसी को बदला जाए, तो उस एएमसी को हाथों हाथ बदला जा सकता है। ऑफ कोर्स उसकी सूचना सबसे पहले सेबी को दी जाएगी, रीजंस बताए जाएंगे कि बीच में क्यों एएमसी को बदला जा रहा है और फिर कौन सी नई एएमसी अपॉइंट हो रही है एंड वेदर इट इज रजिस्टर्ड विद सेबी और नॉट। सो दिस इज द पॉइंट कि एटलीस्ट 75% यूनिट होल्डर्स जो हैं वो यदि कहते हैं तो फिर ऐसी स्थिति में भी एएमसी बदल सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ ट्रस्टीज बोले तो भी बदल सकते हैं। दोनों स्थिति में सेबी को सूचित करना बहुत जरूरी है। इतना क्लियर हुआ? समझ गए इतना? चलो, फिर उसके बाद आखिरी की दो पार्टीज कौन सी थी अपनी? तो कस्टोडियन और रजिस्ट्रार आते हैं। तो अभी कस्टोडियन का काम क्या था भैया? सिर्फ सेफ कीपिंग का काम था। इन्वेस्टर्स ने जो भी इन्वेस्टमेंट करे हैं उसका सेफ कीपिंग का काम ये कर रहा था। और रजिस्ट्रार जो था वो हर तरह के ऑपरेशंस को मैनेज कर रहा था, यानी कि ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट। कैसे ट्रांजैक्शंस की रिक्वेस्ट को मैनेज कर रहा है मैम? ये तो ट्रांजैक्शंस इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफर्स या ट्रांसमिशंस यदि होने हैं सिक्योरिटीज के, म्यूचुअल फंड यूनिट्स के, तो वो ट्रांसफर्स और ट्रांसमिशन को मैनेज करता है ये रजिस्ट्रार। इतना समझ गए आप सब लोग? पांचों पार्टीज क्लियर हुई? स्पॉन्सर, एएमसी, ट्रस्टी एंड देन रजिस्ट्रार एंड कस्टोडियन, ठीक है। इन सब के ऊपर सेंट्रलाइज कंट्रोल हमारे बिग डैडी का तो है ही सही। और बिग डैडी कौन है? द बिग डैडी ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट इज नन अदर देन सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, राइट। तो ये जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है ये तो म्यूचुअल फंड्स को रेगुलेट करता है। और स्पेसिफिकली म्यूचुअल फंड्स के लिए एक एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया भी बनाया गया है, जिसको शॉर्ट में अपन एमफी कहते हैं। ये एक एसआरओ होता है, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, चैप्टर 1 में आप पढ़े हो। तो सेबी प्राइमरली, मेजरली और एम्फी सेकेंडरी
लेवल पर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को इंडिया में रेगुलेट करता है। जितनी भी 44-45 एएमसीज मेजरली आज की डेट में इंडिया में काम कर रही हैं, ये सारी की सारी सेबी के पास रजिस्टर्ड है और एम्फी में भी रजिस्टर्ड है। ये म्यूचुअल फंड्स का रेगुलेटर है स्पेसिफिकली। सेबी तो सभी को रेगुलेट करता है, बिग डैडी इसलिए तो कहते हैं अपन इनको, द बिग डैडी ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट, राइट? समझ गए क्या इतना? ऑल द पार्टीज इन्वॉल्व, ठीक है। चलिए भाई, अब अपन आगे बढ़ते हैं और कुछ और टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि अपने को अब डिस्कस करना है इससे पहले कि अपन स्कीम्स पर आए। सम मोर टर्मिनोलॉजीज दैट वी नीड टू डिस्कस इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअल फंड। बेस क्लियर हो गया, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस समझ गए, पार्टीज इन्वॉल्व है, स्ट्रक्चर समझ गए। अब कुछ और 3-4-5 टर्म्स आएंगी, जैसे कि ऑफर डॉक्यूमेंट क्या होता है, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, फैक्ट शीट, एनएवी, कॉस्ट्स क्या होते हैं म्यूचुअल फंड के, ये समझेंगे। और फिर उसके बाद इसकी स्कीम्स में, और फिर म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस जो इंडिया में बनाए गए उस पर अपने को आना है, ठीक है। तो सबसे पहला टर्म जो आपके सामने स्क्रीन पर अभी है वो है ऑफर डॉक्यूमेंट। ऑफर डॉक्यूमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी म्यूचुअल फंड स्कीम। ऑफर डॉक्यूमेंट जिसे अदरवाइज आप प्रोस्पेक्टस कहते हो। प्रोस्पेक्टस, पब्लिक इश्यू लाते हो शेयर्स का तो प्रोस्पेक्टस कहते हो, है ना? क्या था प्रोस्पेक्टस बच्चों? प्रोस्पेक्टस एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है दैट इंक्लूड्स ऑल द डिटेल्स रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर सिक्योरिटी दैट इज टू बी इशूड। ऑल द डिटेल्स, कौन सी सिक्योरिटी है, कितना इंटरेस्ट है, कितना टेन्योर है, कब रिडेम्पशन हो जाएगा, पैसा कहां इन्वेस्ट करेंगे, एवरीथिंग इज मेंशन इन द प्रोस्पेक्टस। एंड द सेम थिंग इज मेंशन इन द ऑफर डॉक्यूमेंट जब आप म्यूचुअल फंड का इशू लाते हो। म्यूचुअल फंड के इशू में हम इसको ऑफर डॉक्यूमेंट कहते हैं। वी डू नॉट कॉल इट एज प्रोस्पेक्टस, वी कॉल इट एज एन ऑफर डॉक्यूमेंट, क्योंकि हम ऑफर देते हैं ना कि भाई ये प्रोजेक्ट है, इसमें पैसा लगाना है, इतना इतना टेन्योर है, इतना इतना इंटरेस्ट देंगे, इस समय पे रिडेम्पशन कर देंगे, सारी चीजें उसमें लिख के बता देते हैं, अब आप इच्छुक हो तो पैसा लगा दो। सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज एन ऑफर डॉक्यूमेंट। वो पार्टीज इन्वॉल्व वाले सीन और एग्जाम्पल के साथ यदि ऑफर डॉक्यूमेंट को जोड़ना है तो पता है कि आप कैसे जोड़ सकते हो। कैन एनीवन ऑफ यू सिटिंग ऑन दैट साइड ऑफ दिस स्क्रीन गेस कि ऑफर डॉक्यूमेंट को कैसे जोड़ा जा सकता है वो ब्याह वाले एग्जाम्पल में जो पार्टीज को समझने के लिए लिया था? अरे भैया, ब्याह की शुरुआत कहां से हुई थी? उस पत्रिका से हुई थी जिस पत्रिका के आधार पर या उस डॉक्यूमेंट के आधार से हुई थी जिसके आधार पर हमने फाइनली ये डिसीजन लिया कि हाँ भाई इन दो मनुष्यों का, इन दो व्यक्तियों का ब्याह करना है। The biodata that stated your name and all sort of those blushy good things। कौन लिखता है उस बायोडेटा में कि मैं गुस्से की बड़ी तेज हूं? कौन लिखता है उस बायोडेटा में कि मैं घर का काम नहीं करने वाली हूं या मेरे को घर का काम नहीं आता है? कौन लिखता है उस बायोडेटा में कि भैया अपन तो लगाते हैं, ये लगाते? कौन लिखता है? सारी अच्छी चीजें होती है ना उसमें। It's an offer document because it invites you to accept that offer। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हो आप सब, पढ़े हुए हो, जानते हो। ऑफर इज वन सच प्रपोजल। ऑफर क्या होता है बच्चों? ऑफर एक प्रपोजल होता है जिसमें हम बताते हैं कि हम आपको क्या देना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, क्या बेचना चाह रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड में जो ऑफर डॉक्यूमेंट होता है ना वो प्रपोजल ही तो होता है, एक ऐसा कंप्लीट डॉक्यूमेंट जिसमें हम वो सब बताते हैं जिसे पढ़ करके निवेशक उस स्कीम में पैसा लगाने का मन बना सकता है। It is one complete document that includes every single detail relating to what the scheme is, what are its chief features and characteristics, इसका टेन्योर कितना होगा, इसमें कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा और पैसा रिडीम कब करा जाएगा। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जिन सबको मिला के आपका ऑफर डॉक्यूमेंट बनता है और इस ऑफर डॉक्यूमेंट को जारी करा जाता है इन केस ऑफ अ न्यू फंड ऑफर। न्यू फंड ऑफर या एनएफओ क्या होता है मैम? शेयर्स का जैसे पब्लिक इशू होता है ना, जब शेयर्स पब्लिक को इशू करते हैं तो हम बोलते हैं पब्लिक इशू ओपन हुआ। म्यूचुअल फंड में अपन पब्लिक इशू नहीं कहते, अपन कहते हैं न्यू फंड ऑफर, नया फंड इशू कर रहे हैं, नई स्कीम लाए, तो वी कॉल इट एज अ न्यू फंड ऑफर। समझ रहे हो था? न्यू फंड ऑफर, एनएफओ। और जब आप एनएफओ, यूएफओ नहीं, एनएफओ याद रखना, गलती मत कर देना। एक बार की आंसर शीट में यूएफओ पढ़ लिया था मैंने, एक बच्चे की आंसर शीट में यूएफओ लिखा था, ऐसा ना करिएगा प्लीज। न्यू फंड ऑफर जस्ट लाइक पब्लिक इशू
कोई नई सिक्योरिटी ऑफर करी जा रही है पब्लिक को, यहां पर हम नई म्यूचुअल फंड स्कीम ऑफर कर रहे हैं, तो जब भी लाएंगे ऑफर डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा, बिकॉज दिस ऑफर डॉक्यूमेंट हैज टू हैव ऑल दोज टर्म्स एंड कंडीशंस जिसके चलते ये इशू आएगा। हर छोटी बड़ी बारीक महत्वपूर्ण सूचना आपके इस ऑफर डॉक्यूमेंट में होती है, जो सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से बच्चों सामान्यतः 2 पार्ट में टूटा हुआ होता है। पहला पार्ट जो इसका होता है वो स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट के नाम से जाना जाता है। ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पे लिखा है, जिसे अपन शॉर्ट में सिड कहते हैं, स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, सिड। और दूसरा होता है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है साई, स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन साई। ठीक है, तो ये सिड और साई मिल करके आपका ऑफर डॉक्यूमेंट कंप्लीट बनाते हैं। 2 पार्ट में टूटा होता है, ये कह सकते हो आप। जहां एक हाथ पे जो आपका पहला हिस्सा है यानी सिड, द स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, इसमें स्कीम से संबंधित सारी महत्वपूर्ण सूचनाएं होती है और इसे वंस इन अ ईयर अपडेट करा जाता है। अगर स्कीम का टेन्योर ज्यादा है तो वंस इन अ ईयर इसे अपडेट करते हैं। बट जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है, डे टू डे ऑपरेशन से संबंधित इंफॉर्मेशन जो साई में आती है ना, इसको अपन क्वार्टरली बेसिस पर अपडेट करते हैं और किसी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी की वेबसाइट पर आपको ये मिल जाएगा जिसने म्यूचुअल फंड स्कीम्स जारी कर रखी है। गूगल पर जाकर के भी सर्च करोगे स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट तो आपको वो सारी डिटेल्स मिल जाएगी। वो पिछले लेक्चर में आपने सुना तो था, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, काइंडली रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स, स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट करने के पहले स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट पढ़ो, उसमें सारी बेसिक डिटेल्स होती है और वंस इन अ ईयर इसको अपडेट भी कर देती है कंपनी। एडिशनल इंफॉर्मेशन जो ऑपरेशंस पे आधारित होती है कि स्कीम कैसा परफॉर्म कर रही है, क्वार्टरली बेसिस पर अपडेट होता है, जो कि स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन में आता है। ठीक है, समझ रहे हो इतना? अब इन सब के की कंटेंट्स भी देख लो। मैंने क्या करा है यहाँ पर, ये देखो आपके सामने दोनों के ही की कंटेंट्स रख दिए इस टैब्यूलर फॉर्म में, ताकि आप ये समझ पाए कि सिड में क्या आता है और साई में क्या आता है। सिंस स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट इंक्लूड्स ऑल द मेजर एंड प्राइमरी इंफॉर्मेशन, तो यहां जो आप ये लिस्ट देख रहे हो वो सारी वो इंफॉर्मेशन है जो स्कीम की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सूचना है। नाम, उसका नेचर, उसका स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ ओपन एंडेड है कि क्लोज एंडेड है। अब ये जब स्कीम आएंगे ना तब समझ जाओगे। अपन इसके बाद थोड़े से और टॉपिक के बाद बस स्कीम्स, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स पे आएंगे, ओपन क्लोज कैसी होती है वो सब अपन वहां पढ़ेंगे। तो नाम के साथ आप बताओगे स्ट्रक्चर कैसा है, फिर नेचर कैसा है उसका, कि भैया इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर रही है कि डेप्थ में इन्वेस्टमेंट कर रही है, कि भाई बैलेंस्ड है या लिक्विड है, किस तरीके का इन्वेस्टमेंट ये कर रही है, वो नेचर आपको बताना पड़ता है कि भाई गुस्से का तेज है कि शांत है, बहुत ही हंसमुख है या बहुत ही नकचड़ा है, बहुत ही इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है, या अभी इनका एक नया वर्ड एम्बीवर्ट, कैसा है, वो पूरा नेचर आपको बताना होता है स्कीम का। ठीक है, फिर उसके अलावा दूसरे हाईलाइटिंग पॉइंट्स स्कीम से संबंधित आप यहां पर बता दोगे। ठीक है, हाईलाइटिंग पॉइंट्स, मेजर पॉइंट्स, कहां कहां इन्वेस्टमेंट करेंगे आपके पैसे का ये बता दिया जाएगा, खर्चे कितने इन्वॉल्व होंगे, ब्रोकरेज कमीशन फी क्या पे करी जाएगी, रिस्क फैक्टर्स जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ओवरऑल मार्केट का भी रिस्क होता है अपन ने पढ़ा, और स्कीम से स्पेसिफिक भी होता है। तो स्टैंडर्ड यानी कि ओवरऑल मार्केट रिस्क क्या है, यहां पर आपको वो बताना है, और स्पेसिफिक टू द स्कीम, स्कीम से संबंधित स्पेसिफिक क्या हो सकता है बेस्ड ऑन कि वो इक्विटी है कि डेप्थ है कि बैलेंस्ड है कि कैसी है, वो आपको बताना होता है। यूनिट होल्डर्स के क्या क्या अधिकार हैं, और यदि किसी तरह की कोई भी लिटिगेशंस होते हैं, लीगल प्रोसिक्यूशंस होते हैं, तो वो सब कहां होंगे, कैसे हैंडल होंगे, पेनल्टीज क्या होंगी, ये सब इस पार्ट में आ जाता है बच्चों। समझ गए इतना? ठीक है, फिर वो दूसरा पार्ट जहां एडिशनल इंफॉर्मेशन अपन देते हैं। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में अपन क्या करते हैं, अपन सबसे पहले तो सारी पार्टीज की डिटेल दे देते हैं। कौन कौन सी पार्टी, भाई वही स्पॉन्सर है, एएमसी है, कस्टोडियन है, ट्रांसफर एजेंट, ट्रस्टी, ट्रांसफर एजेंट यानी रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट। ठीक है, इनकी सारी डिटेल्स दे देते हैं, बेसिक इनके बारे में, इनका नाम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इनका पास्ट परफॉर्मेंस, करंट असाइनमेंट्स जो हैंडल करते हैं वो सब बता देते हैं। फिर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बताते हैं स्कीम्स की जो कि एएमसी ने पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में लॉन्च करी हो,
और कौन कौन सी स्कीम चल रही है भैया, उनका क्या स्टेटस है, वो भी बताया जाता है। क्वार्टरली बेसिस पे अपडेट मिलता है। ठीक है, फंड मैनेजर से संबंधित सारी डिटेल्स यहां पर दी जाती है, कैसे आप स्कीम में अप्लाई कर सकते हो, क्या प्रोसेस रहेगा, वो सारी चीजें, इंक्लूडिंग टैक्स के क्या बेनिफिट होंगे या क्या इंप्लीकेशन होंगे, टैक्स लगेगा नहीं लगेगा, टैक्स की बचत होगी, क्योंकि कई स्कीम्स ऐसी भी होती हैं जो टैक्स सेविंग्स होती है। तो क्या आपकी स्कीम टैक्स सेविंग है या टैक्स लगेगा, लिटिगेशंस कैसे होंगे, दूसरी जनरल इंफॉर्मेशन, ये सब कुछ आपके स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन में आ जाएगी। समझ गए? क्लियर हो गया ऑफर डॉक्यूमेंट का मतलब आप सभी लोगों को? यदि इस पर थ्योरी क्वेश्चन आता है तो ये सब आपको लिखना पड़ेगा, पहले ये जनरल मीनिंग और फिर उसके बाद ये दो पार्ट में डिवाइडेड इसके कंटेंट, ये लिखेंगे तब जाकर आपका आंसर कंप्लीट होगा। इतना क्लियर? ठीक, चलो अब बढ़ते हैं आगे और दूसरी टर्म पर आते हैं जो कि अपने को यहां पर समझना है, जिसे किम के नाम से जाना जाता है, की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम को ना बच्चों समरी कहते हैं। पूरे के पूरे स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट जो है आपका, या वो जो स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, तो बहुत बड़ा होता है, 40-50 पन्नों का कभी कभी हो सकता है, उससे भी ज्यादा हो सकता है। हर इन्वेस्टर इतना सब डिटेल पूरी थोड़ी ना पढ़ता है एनएफओ के केस में, तो हम क्या करते हैं, हम उसकी एक समरी दे देते हैं, द समरी इज की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, दैट्स इट। भाई जैसे पूरी की पूरी किताब का प्रीफेस होता है ना, जिसमें किताब का उद्देश्य क्या है और उसके कंटेंट्स क्या है, ये शॉर्ट में दे देते हैं आपको। ठीक उसी तरह से प्रोस्पेक्टस का प्रीफेस या यहां ऑफर डॉक्यूमेंट का प्रीफेस ये किम होता है, द की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। ये देखो यहां पर मैं लिखी हूं, इट इज एसेंशियली अ समरी ऑफ द स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट एंड द स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। समरी है, ये सारी चीजें वही हैं जो कि आपके ऑफर डॉक्यूमेंट में, बस समराइज फॉर्म में, छोटे छोटे बुलेटेड फॉर्म में। और हर एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो इन्वेस्टर को दिया जाता है, हर एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ये की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम लगाया जाता है ताकि वो इसे पढ़ सके, भले वो पूरा ऑफर डॉक्यूमेंट ना पढ़ रहा। एंड वंस इन अ ईयर इसको भी अपडेट करते हैं। सिड एंड किम वंस इन अ ईयर अपडेट होते हैं, साई क्वार्टरली बेसिस पर अपडेट होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब कंटेंट क्या होंगे मैम? तो कंटेंट तो सारे वही है ना बच्चों जो आपने सिड और साई में पढ़े हैं, बस उन्हीं की समरी है, समराइज्ड मैनर में है वो सारी चीजें। यानी देखो ऑलमोस्ट सेम कंटेंट दिख रहे हैं आपको यहां पर। पहले तो सारी पार्टीज की डिटेल दे दी, एएमसी की, ट्रस्ट की, कस्टोडियन की, रजिस्ट्रार की, सारी की सारी डिटेल, स्कीम से संबंधित सारी डिटेल, उसका नाम, नेचर, स्ट्रक्चर सब दे दिया। इशू कब क्लोज होगा, कब बंद होगा, एनएफओ ओपनिंग डेट, एनएफओ क्लोजिंग डेट, इशू ओपन्स ऑन, इशू क्लोजेस ऑन, वो वाली डेट। ठीक है, फिर उसके बाद प्राइस क्या होगा, किस प्राइस पे आप सब्सक्राइब कर सकते हो, क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, कैसे अप्लाई करना है, रिस्क फैक्टर्स बताएंगे, कुछ पहले से स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं, पहले की स्कीम्स जो हैं उनकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बेंचमार्क और डिविडेंड पॉलिसी में जाएगी, प्लस करंट स्कीम में आप क्या डिविडेंड ऑफर करने वाले हो, या क्या रिटर्न ऑफर करने वाले हो, या क्या इनकम ऑफर करने वाले हो, यील्ड बोल लो, रिटर्न बोल लो, डिविडेंड बोल लो, इनकम बोल लो, सब एक ही चीज है, वो आप इसमें बताओगे। फिर ये वो पुराने परफॉर्मेंसेस जो आपको बोल रही थी मैं, सिंस द इंसेप्शन ऑफ एएमसी, जो भी उसने स्कीम्स लॉन्च करी उनके परफॉर्मेंस की समरी, जितने खर्चे इन्वॉल्व होते हैं उन सब खर्चों की समरी, लोड्स एंड एक्सपेंसेस, एंड अदर डिटेल्स इन टर्म्स ऑफ कॉन्टैक्ट। कोई भी ग्रीवेंसेस हो, कोई भी क्वेरीज हो तो एएमसी, स्पॉन्सर, ट्रस्टी, कस्टोडियन, रजिस्ट्रार, सब की कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती है, फंड मैनेजर की कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती है, वो सब इसकी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में समराइज फॉर्म में दी जाती है बच्चों। क्लियर है इतना? ठीक, अगला आज के लिए आखिरी है बस, ये बहुत ज्यादा नहीं उठाऊंगी यहां पर इस पार्ट में, क्योंकि फिर उसके बाद एनएवी पढ़ना है, एनएवी के कैलकुलेशन पर आना है। देयर आर मल्टीपल एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड दैट, एंड वन ऑफ द मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, एनएवी पर क्वेश्चन आता ही आता है ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट या ऑल्टरनेट अटेम्प्ट पर, उस पर थोड़ा सा रुक कर आएंगे। पहले एक डॉक्यूमेंट और पढ़ लो जिसे फैक्ट शीट कहा जाता है। फैक्ट शीट एज द नेम ओनली सेज, एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है बच्चों जो कि मंथली बेसिस पर एएमसी देती है और महीने भर में स्कीम ने जो परफॉर्मेंस दिया है वो उसमें अपडेट कर देती है। जैसे बच्चों का
रिपोर्ट कार्ड होता है ना, जो हर यूनिट टेस्ट के बाद बनता है स्कूल में, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, तीनों यूनिट्स हो गए, उसका रिपोर्ट कार्ड तैयार, फिर हाफ ईयरली हो गई, फिर उसका रिपोर्ट कार्ड तैयार, फिर यूनिट 4, यूनिट 5 हुआ, रिपोर्ट कार्ड तैयार, और फाइनल एग्जाम के बाद पूरा का पूरा रिपोर्ट कार्ड हाथ। फैक्ट शीट इज वन सच रिपोर्ट कार्ड. In other words, you can also call it as a report card of the scheme that has been launched or issued by the AMC. ये उसका रिपोर्ट कार्ड है, और इस रिपोर्ट कार्ड को हम मंथली बेसिस पर देते हैं. याद रखिए, हर महीने की पूरी एक कंप्लीट रिपोर्ट जाती है एएमसी के परफॉर्मेंस के आधार पर. क्या क्या देते हैं मैम, इसमें थोड़ा सा स्पेसिफिकली बताओ. तो ये देखो, ये आपके सामने नीचे मैंने दे रखा है स्पेसिफिकली एक चीज. एनएवी बताई जाती है. एनएवी का फुल फॉर्म होता है बच्चों नेट असेट वैल्यू. किसी भी स्कीम की बाजार भाव माइनस ऑल इट्स एक्सपेंसेस. जैसे शेयर्स का अर्निंग पर शेयर पढ़ते हो ना आप अकाउंट्स में, अर्निंग पर शेयर, एक शेयर की अर्निंग जैसे निकलती है अर्निंग पर शेयर, वैसे म्यूचुअल फंड के एक यूनिट की वैल्यू एनएवी होती है, बाजार भाव. लेकिन सारी लाइबिलिटीज लेस हो जाती है. ऐसा क्यों करते हैं, इसका क्या लॉजिक होता है, ये एनएवी पढ़ाऊंगी आपको मैं तब आएगा. ये देखते चलो आप, यहां पर इसके ठीक नीचे एनएवी आ रहा है, इस पर अपन जब आएंगे तो एनएवी में समझाऊंगी सारी डिटेल. अभी फुल फॉर्म याद रखो. फैक्ट शीट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एनएवी. डेली बेसिस पर भी अपडेट करता है फंड मैनेजर इसको, और रिपोर्ट के फॉर्म में मंथली बेसिस पर आती है फैक्ट शीट. तो एनएवी देते हैं, और उसके साथ साथ जो असेट अंडर मैनेजमेंट है, जिसका मैनेजमेंट एएमसी कर रही है, वो आगे देखो ब्रैकेट में इसका एक्सप्लेनेशन दी हूं मैं आपको. टोटल मार्केट वैल्यू होती है ये उन असेट्स की जिसे एएमसी मैनेज कर रही है. टोटल मार्केट वैल्यू एज ऑन अ डेट, यानी आज के डेट में मानिए बाजार भाव आ रहा है 1000 करोड़ रुपया उन असेट्स का, तो ये असेट अंडर मैनेजमेंट की वैल्यू है. और एक किसी इन्वेस्टर का उस 1000 करोड़ में हिस्सा कितना है, वो एनएवी कहलाता है. क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने मिल करके वो पैसा इकट्ठा करा था, जिसका आज बाजार भाव 1000 करोड़ रुपया हो चुका है. तो इस 1000 करोड़ रुपए में एक निवेशक का हिस्सा कितना है, वो एनएवी होता है. इंडिविजुअल स्पेसिफिक एनएवी होता है. पूरी की पूरी स्कीम का बाजार भाव, टोटल असेट्स का बाजार भाव, मार्केट वैल्यू, असेट अंडर मैनेजमेंट होता है, जो आपके इस रिपोर्ट कार्ड यानी फैक्ट शीट में आता है. फिर उसके बाद दूसरी जो डिटेल्स होती है उसमें फिर ऑफ कोर्स हम वही एक्सपेंस रेशियोज और एग्जिट लोड, मैच्योरिटी, यील्ड टू मैच्योरिटी, जिसको अपन बोलते हैं वाईटीएम, यील्ड टू मैच्योरिटी. यील्ड टू मैच्योरिटी का क्या मतलब मैम, कि जब आपको वो पैसा मैच्योरिटी पे मिलेगा तो एक्चुअली आपने कितना रिटर्न उस पे कमाया, कितना रिटर्न आपने उस पे कमाया, वो यील्ड टू मैच्योरिटी में आता है. आगे आएगा ये भी कैलकुलेशन में. ठीक है, ये सारी की सारी जो चीजें होती है ये हम फैक्ट शीट में देते हैं. फिर अगेन ऑफ कोर्स वो कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती है, बेंचमार्क्स होते हैं, पास परफॉर्मेंस हो जाता है. वही चीज हम वापस से रिपीट कर देते हैं इसमें. स्कीम के एलोकेशन और पोर्टफोलियो. एलोकेशन एंड पोर्टफोलियो मतलब इन्वेस्टमेंट कहां करा है, स्कीम में जो इन्वेस्टर्स से पैसा लिया है वो इन्वेस्टमेंट कहां करा है, एक ही जगह करा है, अलग अलग करा है, अलग अलग जगह करा है. तो पोर्टफोलियो कहां पे, वेरियस सोर्सेज जहां आपने इन्वेस्टमेंट करा है, भाई इक्विटी में भी लगाया है, डेप्थ में भी लगाया है, कहां लगाया है, वो पूरा पोर्टफोलियो बताते हैं, है ना. वो सब चीजें बताई जाती है. इन्वेस्टमेंट का पैटर्न क्या है, स्टाइल बॉक्स में आता है. इन्वेस्टमेंट पैटर्न है, ये मत सोचिएगा स्टाइल बॉक्स का मतलब कि भाई मैडम क्या मतलब ये कोई ऐसा कोई बॉक्स है जिसमें कुछ स्टाइलिश एसेसरीज और ये सब मिल जाता है. नहीं, स्टाइल बॉक्स रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट स्टाइल, और उसका पूरा पैटर्न क्या होता है वो इसमें बताते हैं अपन, इस सेक्शन में आता है वो. एंड देन सम अदर एट्रीब्यूट्स जैसे कि रिस्क क्या थी, इन्वेस्टमेंट अमाउंट, ऑब्जेक्टिव, वो ही सारी चीजें आ जाती है. आपको ध्यान रखना है. लेकिन इन तीनों हेडिंग्स पर शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं. ऑफर डॉक्यूमेंट हो, या फिर आपका ये वाला जो कॉन्सेप्ट जो आपने अभी पढ़ा हो, फैक्ट शीट हो, या की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, इन सब पे शॉर्ट नोट आ सकते हैं. समझ गए कि आप सभी लोग, इतना क्लियर है ये कंसेप्ट सभी लोगों को. चलिए इस सेशन को अब अपन यहीं पर खत्म करेंगे. नेट एसेट वैल्यू पर अपने को जाना है, नेट एसेट वैल्यू का कैलकुलेशन समझना है, बट उस मीनिंग और कैलकुलेशन को समझने के लिए हमें थोड़ा लंबा समय लगेगा और एक पूरा सेशन चाहिए नेट एसेट वैल्यू को समझने के लिए. इस सेशन को यहीं पर रोकेंगे. ये जो टर्म्स अपन ने पढ़ ली, पार्टीज इन्वॉल्व, देन ऑफर डॉक्यूमेंट, देन की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम एंड फैक्ट शीट, इन चारों को अच्छे से समझ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए.
आगे की चीजों के लिए मैं आपसे आगे के लेक्चर में मिलूंगी। टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अपना ध्यान रखिए, मास्क सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहिए, क्योंकि मिस्टर अमिताभ बच्चन ने हमें ये कहा है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, और दवाई आ चुकी हो या आ जाए या लग जाए के बावजूद भी कोई ढिलाई नहीं। ध्यान रखिए इन सब चीजों का अपना। I'll see you in the next lecture. Till then, bye bye, take care.